डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन शुरू पे राज में। हम लोग एक एक करके तमाम सारे चैप्टर्स पढ़ते चले गए। अब धीरे धीरे करके नंबर आ गया है डीआई का। डाटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है इसको। आप बहुत नाम सुने होंगे, कई सारे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पीईटी अगर बात करें, पेट पहले हुआ करता था, इधर बीच तो नहीं हुआ है, लेकिन पेट में जो है 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से सवाल बनते थे। चैप्टर का नाम है डीआई। दरोगा है, सिपाही है, एसएससी है, बैंक है। बैंक पीओ में तो खूब बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं इसके, टीआई के। टीआई क्या होता है उसी पर चर्चा आज करनी है। इसको हिंदी में कहते हैं समांकों की व्याख्या या डाटा इंटरप्रिटेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। आओ देखा जाए कि क्या होता है ये। चैप्टर का नाम है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। समांकों की व्याख्या कहा जाएगा। इस समांकों की व्याख्या क्या है ये? दरअसल जो आपके अंदर जानकारी है, उस जानकारी को अगर हम चित्र बना करके प्रस्तुत कर दें तो उस चित्र को समझा जाता है और जो कुछ समझ में आता है उस पर आधारित कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। कभी कभी तो एक सवाल पर भी बन सकता है, लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड है कि 5 सवाल बन जाए तो बहुत अच्छा है। एक बढ़िया सा डायग्राम बना रहेगा और उस पर आधारित 5 सवाल रहेंगे। उस चित्र को समझ करके आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने रहेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल होता है, एक तरह से बोनस का मामला है ये। यानी 3 टॉपिक अगर आपको गणित के पता है, केवल 3, उससे यह चैप्टर बहुत आराम से हल हो जाता है। तीनों टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। एक का नाम है औसत, अंकगणित के मामले हैं ये। औसत, प्रतिशत और अनुपात, ये 3 चीजों के बारे में अगर आपकी समझ है तो डीआई का पूरा टॉपिक आपके लिए और बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। इसके अंदर 4 प्रकार के, मुख्यतः 4 प्रकार के चित्र बन सकते हैं। मुख्यतः बता रहा हूं, उन चारों चित्रों के बाद क्या है और उस पर बनने वाले सवाल क्या है, उन्हीं को हम चर्चा करेंगे। देखो, पहला चित्र यहां बन सकता है, उसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है। अब ये पाई चार्ट एक सर्कुलर सिस्टम होता है और उसमें बहुत कुछ बातें बताई जाती हैं। जैसे ऐसे चित्र बना रहेगा और चित्र में यहाँ सेंटर होगा और सेंटर से ये कई खाने में विभाजित होता है। ठीक, यहाँ पे या तो परसेंटेज लिखा रहेगा या तो कोई गिनती लिखी रहेगी, कुछ भी लिखा रहेगा। परसेंटेज रहेगा तो 360 के स्तर में देखा जाएगा और गिनती रहेगी तो उसका टोटल दिया रहेगा, उसके स्तर में देखा जाएगा। और इसी बारे में 5 सवाल बना दिए जाएंगे, 3 सवाल बना दिए जाएंगे। ये होता है पाई चार्ट। दूसरा होता है दंड आरेख। दंड आरेख, इसको कहा जाता है बार डायग्राम। बार डायग्राम कैसे होता है? ऐसे लाइन बना के ग्राफ बना देते हैं और इसके ऊपर ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे करके बार डायग्राम बना दिया जाता। आपने सुना होगा हिस्टोग्राम, लेकिन हिस्टोग्राम ये नहीं है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये अलग अलग नहीं होते बल्कि एक साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो ऐसे हुआ, फिर यहाँ से जाके ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ये हिस्टोग्राम हो जाता है, जिसमें ये सब सटे होते हैं आपस में। और दंड आरेख में बिल्कुल अलग अलग होते हैं और इसमें बताया जाता है कि भाई जैसे इस वर्ष गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, इस वर्ष गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, ऐसे करके सवाल बनाए जा सकते हैं और उस पर फिर 5 सवाल पूछे जाएंगे जिसको हल किया जाता है। नाम है दंड आरेख। तीसरा डिजाइन जो है आपके पास वो है सारणी। टेबुलेशन कहा जाता है। अब सारणी में क्या होता है, कुछ टेबल दिया रहता है ऐसे लंबा सा और इसमें खूब कई सारे खाने होते हैं, ऐसे ऐसे खाने होते हैं। इसके अंदर डिजिट भरी रहती है, अंक संख्याएं भरी रहती हैं और उन संख्याओं से संबंधित बहुत बातें पूछी जाती हैं। उसका औसत भी पूछा जाता है, अनुपात भी और प्रतिशत भी। ये जो तीनों बात मैं बता रहा हूँ, ये तीनों के तीनों चीजें उससे संबंधित खूब भयानक पूछी जाती है। और जैसे जैसे परीक्षाओं का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे यह डीआई टफ होती चली जाती है। अगर यूजीसी नेट का एग्जाम आप देखें तो उसमें भी एक सवाल बन जाता है, यूजीसी के जो एक पेपर होता है उसका। तो तीसरा टॉपिक हो गया आपका सारणी और चौथा टॉपिक हो गया ग्राफ। ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है कि ऐसे खाने बने रहते हैं, ऐसे देखेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे ग्राफ बनेगा। तो कभी कभी 2 ग्राफ आपस में मिला देते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और उसमें पूछा जाता है कि कौन कितना कितना किस वर्ष में कौन कितना वृद्धि कर पाया। तो ये 4 चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। और इन चारों को लेके हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम एक हेडिंग डालेंगे जैसे पाई चार्ट,
पाई चार्ट पर बनने वाले सवालों की तुलना करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे और तरह तरह के सवाल लेंगे और कैसे कैसे समझा जाता है इस पर चर्चा करेंगे, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं पाई चार्ट की। अब देखा जाए पाई चार्ट जब हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या पढ़ने लायक होता है और उस पर कैसे सवाल बन सकते हैं। एक सर्किल भी होता है, एक सर्किल के साथ कभी कभी दो सर्किल भी होता है, दो सर्किल के साथ साथ कभी कभी उसके साथ एक चार्ट भी बना दिया जाता है अनुपात बना करके। बहुत सारे होते हैं, हम लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। और देखें तो हमने हेडिंग डाला पाई चार्ट। पाई चार्ट के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। एक बात तो ये जान लीजिए कि ये बनता है सर्किल पर, और सर्किल जो होता है वो इस केंद्र पर, जो वृत्त का केंद्र होता है, इस पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो मैंने यह बताया कि जो इसके अंदर खाने बन रहे हैं, तो जैसे कभी कभी तो परसेंटेज में दे दिया जाता है और कभी कभी कोई गिनती दे दिया जाता है। तो अगर परसेंटेज दिया गया है तो उसको 360 के टर्म में देखा जाता है। और यहाँ कोण भी होता है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी परसेंटेज को कोण में और कोण को परसेंटेज में बदलने के लिए आता है। ये बदलने का हम तरीका आपको पहले बता देते, फिर सवाल लेते। तो अगर आप परसेंटेज को कोण बनाते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि परसेंट टोटल 100 होता है और कोण टोटल 360 होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री। यह है कहानी। 100% है उसको 360 डिग्री कहते हैं। तो जरा बताओ अगर x% पूछ लिया जाए तो x% बराबर कितना डिग्री? तो आप कहोगे 360/100 गुणा x। आप समझ गए? अगर हमको यह बताना हो कि x% कितना डिग्री होता है तो आपको इस फार्मूले से निकाल सकते हो। जैसे वहां पर 25% लिखा हुआ, तो हम यहाँ 25% को निकाल कर देखें तो लिख सकते हैं 360/100 गुणा 25। तो देखो 25 चौके 100 और 4 से इसको काटोगे, 4 9 36, ये आ जाएगा 90 डिग्री। यानी 100 के संदर्भ में 25 का जो वैल्यू है, एक चौथाई वाला, वही वैल्यू 360 में 90 का है, क्योंकि वह भी एक चौथाई है। तो आपने देखा इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से परसेंटेज को डिग्री में बदल सकते हैं। परसेंटेज को किस में बदल सकते हैं? परसेंटेज को हम लोग डिग्री में बदल सकते हैं। डिग्री माने कोण, डिग्री में बदल सकते हैं। और यही हाल रहे अगर हमको कोण को परसेंटेज में बनाना है तब क्या करेंगे? अब इसी बात को पहले लिख देंगे। देखो यहाँ लिख के देखते हैं कि भाई 360 डिग्री का मतलब होता है 100%। होता है कि नहीं? 360 डिग्री का मतलब 100% होता है। तो बताओ x डिग्री का क्या मतलब होता है, कितना परसेंट? तो आप लिखोगे 100/360 गुणा x। इससे आपको जो डिग्री है वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो कि जरूरत पड़ती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं और सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक, और लगाएंगे तो उसके माध्यम से हम लोग सवालों को समझ जाएंगे। तो चलो सवाल लेते हैं, तो निकाल लें सवाल कोई और लगाने का प्रयास करें। तो भाई कोई ठीक सा सवाल लगाया जा रहा हमसे। चलो भाई एक सवाल हमारे सामने। चलो एक प्रश्न बनाता हूँ, एक चित्र बना रहा हूँ और उस चित्र के बारे में फिर क्वेश्चन देखा जाएगा क्या क्या है। एक ऐसे ही सर्किल बना हुआ है, उसमें यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री, यहाँ लिखा है चीनी, चीनी भाई। फिर यहाँ लिखा है 40 डिग्री, यहाँ लिखा है चमड़ा। ऐसा कैसा सवाल है? फिर ऐसे ही यहाँ लिखा है 20 डिग्री, यहाँ लिखा है 15 डिग्री, यहाँ लिखा है 120 डिग्री। 120 डिग्री में लिखा है इंजीनियरिंग सामान, इंजीनियरिंग सामान। और फिर यहाँ लिखा है 45 डिग्री, 45 के लिखा है चाय। और चाय के साथ में एक जानकारी दी गई है 150 करोड़। 150 करोड़, करोड़ को मैंने CR लिख दिया है। अच्छा बताओ इतनी सारी डिग्री को जोड़ करके अगर हम 360 में से घटाएंगे,
ये वाली डिग्री मिल जाएगी। और जोड़ते हैं तो 45 15 60, 60 और 120 180, 180 और 90 270, 270 और 60, 270 और 60 कितना हो जाएगा भैया? 7 13 330। तो ये बन जाएगा 30 डिग्री, बन जाएगा। चेक कर लो एक बार। तो 12 ऐसे जोड़े भाई, ठीक है। 9 4 13 2 15, 150, 150, 180, 180 और 180, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपके सामने बन गया। इसकी जगह पे हम कुछ और रख देते। मान लो इसका नाम हमने रख दिया है ए, इसका नाम रख दिया है बी, इसका नाम रख दिया है सी। यहाँ लिखा नहीं था। अब आपके सामने सवाल है और देखा जाए प्रश्न क्या पूछा गया। लिखा गया है कि ये अंतराल में विभिन्न पदों में विदेशी मुद्रा अर्जन प्रदर्शित करता है। इस चार्ट का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर एक समान दिख रहा है आपको चमड़ा। पहला सवाल हम खुद ही बनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो चमड़ा है केंद्रीय कोण कितना है। पहला सवाल देखो, केंद्रीय कोण कितना है, कितना है। प्रश्न देखो क्या बन गया। चमड़ा 40, सॉरी केंद्रीय कोण तो दिया ही है। केंद्रीय कोण का प्रतिशत कितना, का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया। तो यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ, 40 डिग्री को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? परसेंटेज। तो इसका हल कैसे होगा? देखो जो 40 डिग्री है तो आप 40 पहले लिख दो, और 40 किस में से है? 360 में, और गुणा 100। तुरंत का तुरंत यह डिग्री परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। और चेंज किया जाए, अगर हम 0 काटे 4 9 36 और 9 से इसको काट दोगे तो 9 1 के 9 9 1 के 9 11 सही 1/9%। जो 40 डिग्री है वह परसेंटेज में देखा जाएगा तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, पहला सवाल इस प्रकार का बन सकता है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। देखा, विदेशी मुद्रा अर्जन के में मूल्य की दृष्टि से चीनी के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के क्षेत्र से कितने प्रतिशत अधिक अर्जन हुआ है। मतलब ये पूछना चाहते हैं कि चीनी में इंजीनियरिंग से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत कम मूल्य अर्जित हुआ है, मूल्य अर्जित हुआ है। ये कहना चाहते हैं जो चीनी में विदेशी मुद्रा अर्जन हो रहा है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से कितना प्रतिशत कम अर्जित हुआ है। देखो अगर हम चाहें तो ये जो 45 डिग्री को हम लोगों ने 150 करोड़ देखा है, इससे हम टोटल का टोटल अर्जन निकाल ले जाएंगे और फिर उसका 120 डिग्री निकालें, फिर उसका 90 डिग्री निकालें और तब करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। क्या करना चाहिए, आप 120 और 90 को ही मान लीजिए, क्योंकि परसेंटेज मात्रा कोई मतलब है नहीं। तो मैं देख रहा हूं इससे 30 कम अर्जित हुआ है। भाई कितना अर्जित कम हुआ है? 30 कम हुआ है अर्जित। और किससे कम हुआ है? 120 से, गुणा 100। ये इतना बता देना कि अगर पूछा गया कि चीनी में इंजीनियरिंग से कितने प्रतिशत कम मुद्रा अर्जित हुई है तो आप बता दोगे 30/120 गुणा 100, यानी 30 से काट देंगे 30 चौके 120, 4 से काटेंगे तो 25% कह सकते हैं। चीनी के क्षेत्र में इंजीनियरिंग से 25% कम मुद्रा अर्जित हुआ है। हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाए, सवाल तो यही है कि ए विभाग में, जो ए सेक्टर है जिसमें 20 लिखा हुआ है, ए में कुल कितनी मुद्रा अर्जित हुई है? कितनी? ए में कुल कितनी मुद्रा अर्जित हुई है, अर्जित हुई है। अब जरा बताओ, आपको दिखाई पड़ रहा है कि 45 डिग्री का मतलब 150 करोड़ कहा जा रहा है। 45 डिग्री का मतलब हो रहा है 150 करोड़। तो बताओ 1 डिग्री माने क्या होता? 1 डिग्री में कितना अर्जित हुआ? तो आप कह दोगे 150/45।
45, 15 से काट दें, 15 तिया 45 और 15 दहा में 150, यानी 10/3 करोड़। बताओ भाई क्या हुआ, 1 डिग्री माने हुआ 10/3 करोड़। तो हमें 20 डिग्री बताना है। देखो यहाँ 20 डिग्री बात कर रहा है, तो बताओ 20 डिग्री का मतलब क्या हुआ। तो कहेंगे 10/3 और गुणा 20, यानी कितना हुआ, 20 दहा में 200/3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2/3, 66 सही 2/3 करोड़ का अर्जन हुआ। यानी ए में अगर हम देखें तो कुल मुद्रा अर्जन कितना हुआ, 66 सही 2/3 करोड़ का मुद्रा अर्जित हुई है। यही चल रहा है। अब अगर पूछे, इतना बात क्लियर हो रही है। फिर से हम अगर अगले पेज में जाएं और नए सवाल पर बात करें, देखिए नया सवाल क्या है। लिखा यदि चमड़े का निर्यात मूल्य 10% कम हुआ है, यहां पर इसको थोड़ा सा कम कर दें, अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं। देखो यदि चमड़े पर, अगला सवाल है, यदि चमड़े का निर्यात मूल्य 10% कम हुआ है, तो अब कितना निर्यात मूल्य है, अब कितना निर्यात मूल्य है। एक बात सोचिए आप कि पहले तो हम चमड़े का निकालेंगे कि कुल कितना मूल्य हो रहा है, और उसमें फिर 10% कम करेंगे, यही इतना करना है। तो हम यहां से देख चुके हैं 1 डिग्री का मतलब 10/3 करोड़ होता है। जब हमको पता चल गया 1 डिग्री का मतलब 10/3 करोड़, तो 40 डिग्री का क्या मतलब हुआ ये तो पता ही चल जाएगा। बताओ 40 डिग्री है चमड़ा भाई, ये हो जाएगा 10/3 गुणा 40। इतना निर्यात मूल्य ओरिजिनल वाला है इनका। ओरिजिनल माने होता है इतना ही होना चाहिए था, परंतु कह रहे हैं 10% कम हुआ है, यानी ये 90% हो गया। 10% कम माने कितना हुआ, 90% हो गया। तब कितना हो जाएगा, अब इसको हल किया जाए। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौके 12 दहा में 120। आप कहेंगे 120 करोड़ हुआ है, 10% घट गया है तो कितना हो गया है, 120 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं एक सवाल बनता, उस पर आधारित कई सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, एक और सर्किल लेते हैं जिसके साथ कोई एक और वो भी बना रहे, क्या कहते हैं, एक टेबल भी बनी रहे, और टेबल और उसको मिला करके कैसे सवाल बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। आइए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है, यहाँ बनाता हूं, ये है सर्किल, ये उसके साथ एक जो है टेबल बनी हुई है। ठीक है, इसमें चले, सेंटर ये है, पहले चित्र बनाते हैं। लिखा हुआ है आईटी विभाग 23%, ये है आईटी विभाग, यहाँ लिखा है 23%। ऐसे यहाँ लिखा एचआर विभाग 14%, 14% है एचआर विभाग, एचआर ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, 14%। ऐसे उत्पादन विभाग दिया हुआ है 28%, यहाँ से 28% दिया हुआ है उत्पादन विभाग, प्रोडक्शन, उत्पादन विभाग। और जो बचा हुआ है उसमें 2 खाने बने हैं, एक का नाम हुआ 17% लेखा विभाग, लेखा ऑडिट सिस्टम। ये 18% है विपणन विभाग, विपणन माने होता मार्केटिंग, 18%। ये इतने विभाग दी गई जानकारी। अब देखो टेबल कैसा दिया है, यहाँ लिखा है विभाग, यहाँ लिखा है पुरुष स्त्री, पुरुष, यहाँ लिखा है स्त्री, इनके बीच में अनुपात दिया गया, विभाग के साथ पुरुष स्त्री का अनुपात दिया हुआ है। और लाइन में हटा देता हूं, तो पहला विभाग हमारे सामने लिखा उत्पादन, फिर दिया है एचआर, फिर आईटी विपणन, विपणन, उसके बाद दिया है लेखा। अब देखो इसके साथ अनुपात दिया गया है, पहला अनुपात है 11:1, दूसरा है 1:3,
तीसरा है 5:4, फिर है 7:5 और फिर है 2:7। ये दिया हुआ पुरुष स्त्री की संख्या का अनुपात। अब सवाल पूरा कंप्लीट करते हैं। सवाल दिया गया है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत विवरण नीचे दिया गया है। चाहे पाई चार्ट देखकर बताइए कि पुरुषों महिलाओं का अनुपात भी नीचे दिया हुआ है और कुल कर्मचारियों की संख्या 1800 बताई गई है। कुल कर्मचारियों की संख्या 1800 है, कुल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुल 1800 लोग हैं, कितने परसेंट व्यक्ति कहाँ लगे हुए हैं ये दिखाई पड़ गया, और उसमें पुरुष स्त्री का क्या अनुपात है ये दिखाई पड़ गया। अब पूरा सवाल आपके सामने क्लियर है कि इतने विभागों में 1800 आदमी नियुक्त हैं। तो हम पहला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या बताओ। पहला प्रश्न है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या बताओ। पुरुषों की संख्या बताओ। अब कैसे बताओगे आप, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको चाहिए 1800, क्योंकि कुल लोग तो 1800 ही है। विपणन विभाग जाएंगे तो पता चला 18% लोग विपणन विभाग में काम कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसका 18/100 कर दूं तो हमें यह पता चल जाएगा कि विपणन विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी कितने। लेकिन हमको कुल कर्मचारी नहीं बताना है, हमको पुरुषों की संख्या बताना। तो अब हम विपणन विभाग में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे पुरुष स्त्री का अनुपात है 7:5। 7:5 में केवल पुरुष की बात करेंगे तो ये कहा जाएगा 7/12 अनुपात बटे अनुपाती योग। तो हम इसका लिखेंगे 7/12। यानी यह वैल्यू जब कटेगी तब जाके हमारा उत्तर बन जाएगा। और देखा जाए, डबल जीरो यहाँ से कट गया, 6 दूने 12, 6 तियाँ 18, 2 से काट दे तो 2 9 18, 9 तियाँ 27, 9 सत्ते 63 गुणा 3, 3 तियाँ 9, 3 छक्के 18, 189। ये हमारा आंसर आ गया। तो पहला आंसर आपके सामने है कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या क्या है, तो आप कहोगे 189 है। और दूसरा सवाल देखें। लिखा लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से क्या अनुपात है। देखो दूसरा प्रश्न है लेखा विभाग में कार्यरत लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों से क्या अनुपात है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को आप चाहें तो पहले लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या निकालिए, फिर लेखा विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या निकालिए और उसके बाद अनुपात लगाइए, तब आपका उत्तर आएगा। लेकिन इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, इसका उत्तर चुटकी बजा के होने जा रहा है, तुरंत का तुरंत। कैसे? लेखा विभाग में जाइए तो मैं देख रहा हूं लेखा विभाग में 2 पुरुष है और 7 स्त्री है। कुल कर्मचारी देखें तो 9 दिखाई पड़ रहे हैं पुरुष स्त्री मिलाकर के, और केवल पुरुष देखें तो 2 दिखाई पड़ रहे हैं। हमसे पूछा गया है पुरुषों की संख्या और कुल कर्मचारियों की संख्या का क्या अनुपात है। जब हमसे अनुपात ही पूछा गया है और अनुपात में हमें मात्रा का कोई मतलब होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या 2 और कुल कर्मचारियों की संख्या 9, और हमारा उत्तर यही बन जाएगा। देखा, 2:9। आपके मन में आएगा क्या इतना छोटा भी सवाल हो सकता है? अभी हो सकता है। अब चलो इसी सवाल को हम इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं और तब देखो फिर यही उत्तर बनता है। इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं इतना मेहनत करने की पूरा। जैसे हम निकालने जा रहे हैं लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या। बताओ भाई, 1800 कुल कर्मचारी हैं, तो लेखा विभाग में पुरुष कितना है? लेखा माने हुआ कितना? 17%। और गुणा पुरुषों की संख्या देखें तो कितना हो जाएगा? 2/9। ठीक, ये तो हो गया लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या अपान लेखा विभाग में कुल कर्मचारी। कैसे निकालेंगे? फिर वही लिखेंगे 1800 और गुणा 17/100। यही तो बना। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता तो क्या लिखता? लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या है निकालता और लेखा विभाग में कुल कर्मचारी निकालता। अब जब हम इसको काटेंगे भाई तो अनुपात ही तो बताना है, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, बचा क्या आपके पास? यही 2/9 बचा।
2:9 बचा। तो इतना समय हमने बचा लिया और तुरंत का तुरंत हमारा उत्तर बन गया। देख रहे, सवाल लगाने की ये तरीका होता है कि इसमें समय बचाने की जरूरत पड़ती है कि कितना आप समय बचा सकते हैं बड़े सवालों को हैंडल करने में। अगला प्रश्न हमारे साथ है कि आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? पूरी संस्था में, पूरी संस्था में, पूरी संस्था में कार्यरत कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया। अब देखो, आईटी विभाग में महिला कैसे मिल पाएगी? हम जानते हैं कुल 1800 लोग हैं। आईटी विभाग में अगर हम देखें तो आईटी विभाग में देख रहे हैं 23% लोग हैं, और आईटी विभाग में महिला अगर हम देखें तो 4/9 कही जाएगी। 5:4 है, महिला 4 है, तो 4/9 कही जाएगी। ठीक है, 23% है और 4/9 है। आओ देखा जाए, इसका अगर हम 23% निकाल दें तो उसका 4/9 करने पर महिलाओं की संख्या आ जाएगी। और कुल कर्मचारी कितने हैं? 1800, और गुणा 100 यही बताना है। देख लो, आईटी विभाग में कार्यरत कुल महिलाओं की संख्या बटे पूरे संस्था के अंदर कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या और गुणा 100, यही इतना काट दीजिए, आपका उत्तर बन जाए। तो देखो, इससे तो आप ये 1800 तुरंत काट सकते हैं। ये जो 100 है, इससे 100 से काट सकते हैं। आपके पास बचेगा क्या? 23 के 92/9 कितना बचा? 92/9 बचा है। आप इसको काटेंगे 9 10 में 90, 2/9, 10 सही 2/9% आपका उत्तर आ गया। आप देख सकते हैं कि सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो इसमें क्या है, समय बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, पहले से चित्र बना करके सवाल बनाए रहें, धड़ धड़ लगाते चले जाए। इसमें क्या होगा, कई टाइप के सवाल हम एक साथ करवा सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि पाई चार्ट उठाना है, केवल पाई चार्ट, चारों में से केवल एक सेक्शन पाई चार्ट उठाइए और पाई चार्ट के सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। सवाल लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ सवाल मुश्किल हो सकते हैं और कुछ सवाल एकदम सीधे सीधे हो जाएंगे। जब सीधे सीधे हो जाएंगे वो आज ही के डेट में खत्म हो जाएंगे। तो थोड़ा मुश्किल रहेंगे, उसको हम लोग आगे करके देख लेंगे। ठीक है, तो कल जब हम मिलेंगे तो हम कई सारे सवाल लिखे रहेंगे पहले से, और फिर धड़ धड़ बात करते चले आएंगे। तो निश्चित रूप से कुछ सवाल एक ही समय के अंदर कुछ ज़्यादा प्रश्नों की मुलाकात हो सकती है। ठीक है, अभ्यास, गणित एक ऐसा विषय है जो अभ्यास पर ही टिका हुआ है। जो जितना बेहतर अभ्यास कर पाया होगा, गणित उसकी उतनी ही बेहतर आज भी है। आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे बात करके देखिए, अगर किसी की मैथ बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से उसका अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लगातार अभ्यास अपने बढ़ाते जाइए, जिससे आपकी गणित बहुत बेहतर होती चली जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।